नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। आज हम लोग इस वीडियो में पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखने वाले हैं और मैं आपको बता दूं कि जहां पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग ट्रिक का भी उपयोग करेंगे, जिससे कि ये चीज़ें हमको हमेशा के लिए याद हो जाएं। इससे पहले मैंने विश्व भूगोल से संबंधित एक टॉपिक अपलोड कर दिया है जो कि ग्लोब था। यानी ग्लोब के बारे में जितनी भी चीज़ें हो सकती थी सभी चीज़ें हम लोगों ने याद कर ली हैं। तो चलिए अब हम लोग आज पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में जान लेते हैं। तो देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि जो पृथ्वी हमारी है वह कैसी है, गोल है। और जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग? पहला भूपर्पटी यानी क्रस्ट, दूसरा प्रवार यानी मेंटल और तीसरा क्रोड जिसको बोलते हैं कोर। यही 3 भाग हैं जो कि पृथ्वी को आंतरिक रूप से बांटते हैं। यानी पृथ्वी को इन्हीं 3 आंतरिक भागों में बांटा गया है। तो अब हम लोग पृथ्वी के आंतरिक भाग को देखने के लिए एक पृथ्वी का टुकड़ा ले लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर उसका आंतरिक भाग देखना है तो जाहिर सी बात है टुकड़े से ही देखेंगे। अगर कोई गोल चीज़ है तो जैसे कि कोई सेब है, उसका अगर आंतरिक भाग देखना है तो जाहिर सी बात है कि उसको कट करना पड़ेगा। जब तक कट नहीं करेंगे तो उसका आंतरिक भाग नहीं देख सकते। तो जैसे कि आपके सामने पृथ्वी के एक टुकड़े का मतलब कि जो पिक है वह है। तो चलिए अब इसी के माध्यम से हम लोग सभी चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पृथ्वी के फर्स्ट भाग की, जिसको भूपर्पटी या कि भूपटल या फिर भूपृष्ठ कहते हैं। यह सबसे ऊपरी भाग होता है और इसके यानी ऊपरी क्रस्ट का जो औसत घनत्व होता है वह 2.8 होता है एवं निचले क्रस्ट का औसत घनत्व 3.0 होता है। और अगर बात करें कि इस घनत्व में अंतर क्यों है, तो इस घनत्व को जो अंतर है वह दबाव के कारण होता है। अगर दबाव ना हो तो इन घनत्व में अंतर नहीं होगा। ठीक है, जितना ही दबाव बढ़ता जाएगा उतना ही घनत्व भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे चलते चलेंगे वैसे वैसे ही उसके दबाव में भी बढ़ोतरी होती चलेगी। ठीक है, ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच एक असंबद्धता पाई जाती है जिसको बोला जाता है कोनराड असंबद्धता, जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जोड़ने का काम करता है। यह कह सकते हैं कि जो असंबद्धता होता है वह क्या कहलाता है, जो कि दो चीज़ों को जोड़ता है। और ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन जोड़ता है? कोनराड असंबद्धता। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को कौन से असंबद्धता से जोड़ा जाता है, या फिर ऊपरी प्रवार और निचले प्रवार को कौन सी असंबद्धता जोड़ती है। ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद जैसे सब असंबद्धता कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक साथ इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। फिलहाल आप इतना ही जानिए कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच कोनराड असंबद्धता पाई जाती है। क्रस्ट का निर्माण मुख्यतः सिलिका और एल्यूमिनियम से होता है। सिलिका जिसको SI बोलते हैं और एल्यूमिनियम जिसको Al बोलते हैं। यानी शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं? सियाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सियाल किसे कहते हैं तो सियाल कहते हैं भूपर्पटी को यानी क्रस्ट को। तो सियाल को शॉर्ट में बोलते हैं सेल। सेल यानी बेचना होता है और भूपर्पटी में शब्द लिखा हुआ है भू। भू का मतलब है भूमि और पर्पटी में सब छिपा हुआ है प्रॉपर्टी। आपको पता है कि जो भूमि है या फिर प्रॉपर्टी है उसको सेल किया जा सकता है। तो सेल में दो शब्द SIAL, हालांकि यही स्पेलिंग नहीं होती है, SELL होती है, लेकिन अगर आप इसको भी पढ़ेंगे तो एक हिसाब से सेल ही समझ में आएगा। तो SI से हो जाएगा सिलिका और AL से एल्यूमिनियम। तो जो क्रस्ट है अर्थात जो भूप्रॉपर्टी है वह किससे बना होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम से, और शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सियाल बोलते हैं। ठीक है, आपको जैसे कि पता है कि यह धरती का ऊपरी भाग है अर्थात पृथ्वी का यह ऊपरी भाग है, लेकिन इसकी जो मोटाई है वह महासागर और महाद्वीपों में अलग अलग होती है। महासागर में कम और महाद्वीपों में कैसी होती है? ज़्यादा होती है। इस परत को एक और नाम से जाना जाता है जो कि लिथोस्फीयर है। ठीक है, मतलब इसको लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। इसको भी याद करते हैं तो लिथो में एक सब छिपा हुआ लेटो, और अगर आपको बोला जाए लेटने को तो आप कहाँ लेटेंगे? धरती के ऊपर वाले भाग में ही लेटेंगे। तो लेटने से हो गया लिथोस्फीयर। ठीक है, और अगर बात करें कि क्रस्ट की मोटाई कितनी है तो IUGG के अनुसार क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर मानी गई है। IUGG का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्योग्राफी एंड जियोग्राफिक्स, जिसकी स्थापना 28 जुलाई 1919 को हुई थी। और इसके अनुसार क्रस्ट यानी भूप्रॉपर्टी की मोटाई 30 किलोमीटर है। और इसकी जो मोटाई है वह महाद्वीपीय भाग में 30 किलोमीटर है और जो महासागरीय भाग है वहाँ पर 5 किलोमीटर है। यानी महासागरीय भाग में इसकी मोटाई कम है और महाद्वीपीय भाग में इसकी मोटाई ज़्यादा है। कैसे याद करेंगे कि कहाँ पे कम है कहाँ पे ज़्यादा है? तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर
महासागरीय और महाद्वीपीय दोनों बराबर होते तो जाहिर सी बात है कि महासागर का पानी महाद्वीपों में भी आ जाता। यही कारण है कि महाद्वीप थोड़े से ऊंचे हैं, तभी तो महाद्वीपों पर महासागर का पानी नहीं चढ़ पाता। तो जाहिर सी बात है महासागर में कम है अर्थात 5 किलोमीटर है और महाद्वीपों में कितनी है 30 किलोमीटर है। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो महाद्वीपीय क्रस्ट होते हैं वह ग्रेनाइट की परत के होते हैं। तो इनका घनत्व कैसा होता है, तो इनका घनत्व अधिक होता है किसकी अपेक्षा, महासागरीय क्रस्ट की अपेक्षा, क्योंकि जो महासागरीय क्रस्ट होते हैं वह बेसाल्टिक परत के होते हैं और इनका घनत्व कम होता है महाद्वीपीय क्रस्ट की अपेक्षा। तो आप इनको भी याद रखिएगा कि महाद्वीपीय क्रस्ट का जो घनत्व है अधिक होता है और यह ग्रेनाइट की परत का होता है, और महासागरीय क्रस्ट जो होता है वह बेसाल्टिक परत का होता है और इसका घनत्व भी कम होता है। ठीक है। और अगर बात करें कि भूपर्पटी का जो द्रव्यमान है तो वह कितना है, तो भूपर्पटी का द्रव्यमान 0.5 के लगभग है। किसका, कुल भाग का 0.5 के लगभग भूपर्पटी का द्रव्यमान। और अगर बात करें इसके द्रव्यमान के साथ साथ आयतन की, तो आयतन भी लगभग 0.5 ही है। तो आप इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने भूपर्पटी के बारे में सभी चीज़ें आसानी से देखी। अब बात करते हैं पृथ्वी के दूसरे नंबर के आंतरिक भाग की, जिसको प्रवार या कि मेंटल के नाम से जाना जाता है। पहला परत कौन सा था, पहला परत क्रस्ट था और क्रस्ट के बाद कौन सा परत आता है, मेंटल आता है। यानी क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहते हैं। और अगर बात करें कि इसका आयतन कितना होता है, तो पृथ्वी के आयतन का 83% तथा द्रव्यमान का 67% भाग यह जो प्रवार है होता है। भूपर्पटी कितना था, तो भूपर्पटी का जो द्रव्यमान और जो आयतन था वह बराबर था लगभग 0.5, जबकि जो प्रवार है इसका आयतन 83% पूरी पृथ्वी के आयतन का और जो द्रव्यमान है वह 67% पूरे पृथ्वी के द्रव्यमान का। ठीक है। और अगर जो बात करें कि यह प्रवार किसका बना होता है, तो यह प्रवार का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम से होता है। सिलिका मतलब Si और मैग्नीशियम मतलब Ma, यानी शॉर्ट में क्या हो जाएगा, सीमा। ठीक है। यानी अगर आपसे पूछा जाता है कि सीमा किसे कहते हैं, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रवार को सीमा कहते हैं। और भूपर्पटी को क्या कहते थे, तो भूपर्पटी को कहते थे सियाल, जो कि Si यानी सिलिका और एल्यूमिनियम अर्थात Al से बना होता था। तो इसको भी याद करते हैं। प्रवार में एक शब्द लिखा हुआ है वॉर, वॉर का मतलब युद्ध है और यहाँ पर बात हो रही है सीमा की। सीमा का मतलब बाउंड्री से, तो जाहिर सी बात है कि युद्ध कहाँ पे होते हैं, दो देशों के बीच सीमा पर ही होते हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि प्रवार को सीमा ही कहा जाता है। सीमा मतलब Si अर्थात सिलिका और Ma यानी मैग्नीशियम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे भूपर्पटी यानी क्रस्ट को लिथोस्फीयर बोलते थे, ठीक उसी प्रकार प्रवार यानी मेंटल को पायरोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। याद करना आसान है क्योंकि प्रवार में एक शब्द लिखा हुआ है वॉर, और वॉर होते ही इसीलिए हैं जिससे कि दूसरे व्यक्ति के अर्थात दूसरे देश के जो पैर हैं वह उखाड़ दिए जाएं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि उसकी सीमा में अपना पैर जमाने के लिए ही वॉर होते हैं। तो पैर से पायरोस्फीयर। तो आप इसको याद रखिएगा कि पायरोस्फीयर किसे कहते हैं, तो कहते हैं प्रवार को, और लिथोस्फीयर किसे कहते हैं, तो कहते हैं भूपर्पटी या फिर क्रस्ट को। दोनों एक ही चीज़ है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। साथ ही इसको वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि वाइट ऑफ द अर्थ के नाम से किसे जाना जाता है, तो जाना जाता है प्रवार को। इसको याद कर सकते हैं नारियल के साथ उदाहरण देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो नारियल का बीच का हिस्सा होता है वो कैसा दिखता है, वाइट दिखता है। तो यह भी बीच का हिस्सा है क्योंकि ऊपर का हिस्सा कौन सा है, भूपर्पटी, और नीचे का हिस्सा होगा क्रोड। तो जाहिर सी बात है बीच का हिस्सा होने के कारण ये कैसा दिखेगा, वाइट दिखेगा। तो वाइट ऑफ द अर्थ किसे कहते हैं, प्रवार या कि मेंटल को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करें प्रवार के घनत्व की, तो प्रवार का जो ऊपरी भाग होता है अर्थात ऊपरी प्रवार, उसका घनत्व होता है 2.90 और जो निचला प्रवार होता है उसका घनत्व होता है 4.75। ठीक है। यह लगभग में है, तो थोड़ा बहुत अंतर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। फिलहाल इतना ही समझिए कि जो ऊपरी प्रवार होता है उसका घनत्व होता है 2.90 और निचले प्रवार का जो घनत्व होता है वह होता है 4.75। अगला पॉइंट है, निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच मोह असंबद्धता पाई जाती है। मैंने आपको बताया कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। तो वह सब अपने ऊपरी और निचली जो परत होती है उसको एक एक असंबद्धता से जोड़ती हैं। तो जाहिर सी बात है कि 3 असंबद्धता तीनों के लिए होंगी क्योंकि सभी अपनी ऊपरी परत और निचली परत को जोड़ेंगी। साथ ही पृथ्वी की जो 3 परतें हैं, तो अगर किसी भी चीज़ को 3 टुकड़ों में बांटना हो तो जाहिर सी बात है कि उसको 2 कट करने पड़ेंगे। तो उन दोनों कट को भी जोड़ना पड़ेगा, तो उनके लिए भी एक एक असंबद्धताएं होती हैं। तो टोटल 5 असंबद्धताओं की बात होंगी।
होंगी। ठीक है, और यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो यह ऊपरी वाला जो हिस्सा है वह जब दूसरे वाले हिस्से से जुड़ेगा तो वहाँ पर जो असंबद्धता वर्क करेगी उसकी बात हो रही है और उसका नाम है मोह असंबद्धता। ठीक है, अब आपको ये तो पता हो गया कि जो मोह असंबद्धता है यहाँ से ही दूसरा वाला स्टार्ट होगा, मतलब कौन सा, मेंटल, या कि जिसको प्रवार बोलते हैं। यह वाला भाग यहीं से स्टार्ट होता है, अर्थात मोह असंबद्धता के बाद स्टार्ट होता है। और कहाँ तक चलता है, तो यह टोटल धरती के नीचे 2900 किलोमीटर की गहराई तक चलता है। ऊपरी वाला हिस्सा अर्थात भूपर्पटी कितना था, तो वह लगभग था 30 किलोमीटर, जबकि कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाता है 33 किलोमीटर। उसके बाद मोह असंबद्धता पाई जाएगी और उसके बाद 2900 किलोमीटर तक, यानी ऊपर वाला जोड़ के 2900 किलोमीटर तक यह पाया जाएगा, अर्थात मेंटल या कि प्रवार पाया जाएगा। अगर बात करें कि मेंटल का जो ऊपरी भाग है, तो ऊपरी भाग 70 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर तक होता है, जिसको बोलते हैं दुर्बलता मंडल। और मैं आपको बता दूं कि यह पूरी तरह से प्लास्टिक अवस्था में होता है और जो भूकंप होते हैं ना वह यहीं से उत्पन्न होते हैं, मतलब 70 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर की दूरी से ही भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब बात हो गई कि जो असंबद्धता थी उसने किसको जोड़ा, भूपर्पटी और प्रवार को। तो जाहिर सी बात है कि जो प्रवार है वह दो पार्ट में होगा, ऊपरी भाग और निचला भाग। तो यहाँ भी एक असंबद्धता वर्क करती होगी। तो ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को कौन सी असंबद्धता जोड़ती है, तो वह जोड़ती है रेपेटी असंबद्धता। ठीक है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल को रेपेटी असंबद्धता द्वारा जोड़ा जाता है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रवार अर्थात मेंटल के बारे में भी जितनी जानकारियाँ थी एकत्रित कर ली। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ यही याद रखनी है कि जो भूकंप वाला क्षेत्र है वह इसी में आता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रोड की। आपको पता है कि जो क्रोड है यह मेंटल के निचले वाला हिस्सा होता है और यह कहाँ तक जाता है, तो यह पृथ्वी के केंद्र तक जाता है। ठीक है, यानी जैसे ही वहाँ पर प्रवार खत्म होगा उसके बाद एक असंबद्धता आएगी और फिर वहीं से क्रोड स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, वह असंबद्धता कौन सा होगा, तो उसको बोलते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता, जो कि निचले मेंटल और बाहरी क्रोड के बीच होता है, यानी इन दोनों को जोड़ने का काम करता है। उसका नाम है गुटेनबर्ग असंबद्धता। यह अर्थात जो क्रोड है इसका निर्माण मुख्य रूप से निकिल और लोहे से होता है। निकिल जिसको Ni बोलते हैं और लोहा जिसको Fe बोलते हैं। अगर शॉर्ट में देखें तो हो जाएगा निफे। ठीक है, तो निफे में एक शब्द छिपा हुआ है नाइफ, नाइफ मतलब चाकू या कि छुरी, और क्रोड में एक शब्द छिपा हुआ है कोड। कोड किसकी बात हो रही है, जाहिर सी बात है किसी खजाने या कि बैंक के लॉकर के कोड की बात हो रही है। तो अगर किसी के पास बहुत सारा पैसा है तो लोग उसको छुरी दिखा के क्या बोलेंगे कि अपने लॉकर का कोड बताओ। तो कोड से हो जाएगा क्रोड और छुरी यानी नाइफ, तो नाइफ से निफे। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि क्रोड को निफे कहते हैं, अर्थात यह निफे से बना होता है। Ni मतलब निकिल और Fe मतलब लोहा। तो आप इस चीज़ को भी याद रखिएगा। जैसे भूपर्पटी को लिथोस्फीयर बोलते थे, प्रवार को पाइरोस्फीयर बोलते थे, ठीक उसी प्रकार क्रोड को बैरी स्फीयर भी कहते हैं। याद करना बिल्कुल आसान हो गया क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई बंदा था जो कि नाइफ दिखा के कोड पूछ रहा था। तो जाहिर सी बात है कि वह बैरी हो गया, यानी दुश्मन हो गया, है ना। दुश्मन बंदा ही ऐसा करेगा जो कि छुरी दिखा के कोड पूछेगा। तो बैरी से बैरी स्फीयर, तो क्रोड को क्या बोलते हैं, बैरी स्फीयर भी बोलते हैं। अगर बात करें इस परत के घनत्व की, तो इस परत का घनत्व होता है 11 से 13 तक। ठीक है, मतलब जो ऊपरी क्रोड होता है उसका लगभग 11 होता है और निचले क्रोड का घनत्व कितना होता है, वह लगभग 13 होता है। इससे पहले जब फर्स्ट वाले की बात कर रहे थे तो वो लगभग 2.8 से था, है ना, 2.8 से 3.0, और जो प्रवार था वह कितना था, तो वह 2.90 से 4.75, और जो यह क्रोड है इसका घनत्व कितना है, तो इसका है 11 से 13 तक। ठीक है, पृथ्वी के अंदर जाने पर तापमान से ज़्यादा दाब अधिक हो जाता है। मतलब पृथ्वी के अगर अंदर जाएंगे हम लोग तो तापमान उतना ज़्यादा नहीं होगा जितना ज़्यादा उसका दाब हो जाएगा। यही कारण है कि जो पृथ्वी का क्रोड होता है ना, तो वह ठोस अवस्था में होता है। अगर इसका दाब ज़्यादा ना हो तो यह ज़्यादा ठोस नहीं होगा। अगर बात करें कि निचले मेंटल और बाहरी क्रोड को कौन सी असंबद्धता जोड़ती है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि दूसरे परत को तीसरे परत से कौन सी असंबद्धता जोड़ती है, गुटेनबर्ग असंबद्धता, जो कि कहीं कहीं आपको गुटेनबर्ग बिसार्ट असंबद्धता भी लिखा हुआ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि गुटेनबर्ग असंबद्धता जो कि सेकेंड को थर्ड से जोड़ता है और यहाँ से 6371 किलोमीटर तक क्रोड की स्थिति पाई जाती है। क्योंकि आपको पता है कि जो पृथ्वी की कुल त्रिज्या है वह कितनी है, 6371 किलोमीटर। जैसे ही 6371 किलोमीटर में पहुँचे तो पृथ्वी के केंद्र में पहुँच जाते हैं और वहीं तक यह क्रोड होता है। ठीक है,
और क्रोड का जो 2900 से लेकर 5150 किलोमीटर एवं 5150 से लेकर 6371 किलोमीटर की दूरी होती है, इनको दो भागों में बांटा जाता है। यानी 5150 से ऊपर का भाग अलग और 5150 से 6371 तक का भाग अलग होता है। तो जाहिर सी बात है कि अब इनके दोनों भाग भी अलग अलग असंबद्धता से जुड़े होंगे, तो उस असंबद्धता को क्या बोलते हैं? लेहमैन असंबद्धता। यानी बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड को लेहमैन असंबद्धता से जोड़ा जाता है। जो बाहरी क्रोड होता है वह आंशिक रूप से तरल होता है, जबकि जो आंतरिक क्रोड होता है वह ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ठोस अवस्था का कारण क्या है? दबाव है। ठीक है, और जो यह क्रोड होता है इसका आयतन पूरी पृथ्वी का मात्र 16% एवं जो द्रव्यमान है वह पूरी पृथ्वी का लगभग 32% होता है। जो भूपर्पटी था तो उसका आयतन और द्रव्यमान कितना था? तो दोनों बराबर थे, अर्थात 0.5 के लगभग थे। प्रवार का कितना था? तो प्रवार का जो आयतन था वह लगभग कितना था? 83। और प्रवार का जो द्रव्यमान था वह कितना था? तो वह लगभग 67 था। और यहाँ पर बात हो रही है क्रोड की, तो जो क्रोड का आयतन है वह 16% है और जो द्रव्यमान है वह लगभग 32% है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने पृथ्वी के तीनों परतों के बारे में एक एक करके जाना। अब हम लोग जो कि 5 असंबद्धताएं हैं वह किनके किनके बीच है, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में यहीं से पूछे जाते हैं और आप लोग ज़्यादातर कंफ्यूज भी इन्हीं में होते हो कि कोनराड असंबद्धता, मोहो असंबद्धता, रेपेटी, गुटेनबर्ग और लेहमैन किनके किनके बीच होते हैं। यह बहुत ही कंफ्यूजिंग भरे क्वेश्चन होते हैं और इन्हीं को हम लोग एक एक करके बहुत ही आसानी से ट्रिक के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो असंबद्धताओं को याद करने के लिए आपको मेरी एक बात समझनी पड़ेगी। अगर आप इस चीज़ को समझ जाओगे तो आपको यह चीज़ें कभी भी नहीं भूलेंगी। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वह चीज़ पिक में भी समझा पाऊँ, जिससे कि आपको और आसानी हो चीज़ों को समझने में। तो आपको पता है कि पृथ्वी की 3 परतें हैं, भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड। तीनों परतों की जो ऊपरी भाग है और जो निचला भाग है वह एक एक असंबद्धता से जुड़ा होता है। तो 3 असंबद्धताएं यहाँ पर ज़रूरत पड़ती हैं इनके ऊपरी भाग और निचले भाग को जोड़ने में। और 3 भाग हैं तो जाहिर सी बात है 2 कट करना पड़ेगा। अगर किसी भी चीज़ में 2 कट करेंगे तो जाहिर सी बात है उसके 3 टुकड़े होंगे। तो दोनों कट को जोड़ने के लिए भी एक एक असंबद्धता की जरूरत पड़ेगी। तो 3 और 2 5 असंबद्धताएं हो जाएंगी। तो इन्हीं को हम लोग नंबरिंग से याद करेंगे। यानी पहला हो जाएगा ऊपरी वाला जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जोड़ेगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? जो कि क्रस्ट को प्रवार से जोड़ेगा। तीसरा हो जाएगा जो कि प्रवार के ऊपरी परत और निचले परत को जोड़ेगा। चौथा हो जाएगा कौन सा? जो कि प्रवार और क्रोड को जोड़ेगा। और लास्ट वाला यानी पांचवा हो जाएगा जो कि क्रोड के दोनों परतों को आपस में जोड़ेगा। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला जो कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट को जोड़ता है उसको बोलते हैं कोनराड असंबद्धता। कहीं कहीं आपको कोनाड भी लिखा हुआ मिलेगा। तो आपको पता है कि यह ऊपर होता है तो जाहिर सी बात है यह सबसे कोने में है ना? ऊपर है तो सबसे कोने में है, तो कोने से कोनाड या कि कोनराड असंबद्धता। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच कौन सी असंबद्धता होती है? कोनराड असंबद्धता। ठीक है, अब जबकि क्रस्ट आपस में जुड़ गया तो जाहिर सी बात है प्रवार की बात होगी। तो प्रवार और क्रस्ट जब आपस में जुड़ते हैं तब बात होती है मोह असंबद्धता की। यानी जो मोह असंबद्धता है वह निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जोड़ता है। तो जाहिर सी बात है अगर कोई बंदा कोने में बैठा है तो वह अकेला फील करेगा। तो अकेला फील ना हो उसके लिए वह दोस्त बनाएगा, और अगर दोस्त बनाएगा तो दोस्त से उसका मोह हो जाएगा, है ना? दोस्त से उसका मोह हो जाएगा तो मोह से मोह, यानी कोनराड के बाद कौन सा असंबद्धता हो जाएगा? मोह असंबद्धता। तो दूसरे नंबर पे मोह असंबद्धता जो कि निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को जोड़ता है। अब तीसरा है रेपेटी असंबद्धता जो कि ऊपरी मेंटल और निचले मेंटल को जोड़ता है, क्योंकि जो मेंटल यानी जो प्रवार था वह क्रस्ट से जुड़ गया तो अब प्रवार भी अपने ऊपरी परत और निचले परत को जोड़ेगा, जिसके लिए रेपेटी की जरूरत पड़ेगी। तो रेपेटी में एक शब्द लिखा हुआ टी को कर लेते हैं 3 तो 3 से अर्थात तीसरे नंबर का कौन सा हो जाएगा? रेपेटी असंबद्धता। अब रेपेटी यानी जो प्रवार है वह तो जुड़ गया अपने दोनों परतों के साथ, तो जाहिर सी बात है अब तीसरा वाला परत आएगा कौन सा? क्रोड। तो क्रोड और प्रवार को जोड़ने के लिए असंबद्धता की जरूरत पड़ेगी, तो वह कौन सा हो जाएगा? गुटेनबर्ग असंबद्धता, जो कि निचले प्रवार यानी निचले मेंटल को बाहरी क्रोड से जोड़ेगा। तो इसको याद करना है। तो गुटेनबर्ग में एक शब्द लिखा हुआ है गुट की बात हो रही है। तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर जो चोर लोग होते हैं वह कैसे होते हैं? गुट में होते हैं, है ना? जो ज़्यादातर चोर लोग होते हैं वह गुट में होते हैं। तो चोर से 4 और गुट से गुटेनबर्ग। तो 4 नंबर की असंबद्धता कौन सी हो जाएगी दोस्तों? गुटेनबर्ग असंबद्धता।
अब लास्ट बचता है जो कि क्रोड की दोनों परतों को जोड़ेगा, उसका नाम है लेहमैन असंबद्धता। तो जैसे जैसे आप धरती के नीचे जाएंगे तो आपको लोहा मिलता जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो पृथ्वी का केंद्र होता है तो वहाँ पर लोहे की अधिकता बहुत ज़्यादा होती है। तो लोहे से याद कर सकते हैं लेहमैन, या फिर लेहमैन को कर लेते हैं लोहमैन अर्थात आयरन मैन। और आयरन मैन का जो पंच होगा वह दूसरे लोगों की अपेक्षा बहुत ही दमदार होगा। तो पंच से 5। तो 5वें नंबर की असंबद्धता कौन सी हो गई दोस्तों? लेहमैन असंबद्धता। तो इस तरह से हम लोगों ने सभी असंबद्धताओं को एक एक करके ट्रिक के माध्यम से याद किया। पहला कोनराड, दूसरा मोहो, तीसरा रेपेटी, चौथा गुटेनबर्ग और 5वां लेहमैन। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें बचती हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। थोड़ी सी और चीज़ें हैं तो उनको भी हम लोग देख लेते हैं, जिससे कि हमसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो क्रस्ट है अर्थात जो भूपर्पटी है उसमें कौन कौन से तत्व कितनी मात्रा में पाए जाते हैं। तो भूपर्पटी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है जो कि 46.8% होता है उसका स्तर। और फिर उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है जो कि 27.7%। फिर एल्यूमिनियम जो कि 8.1%। उसके बाद लोहा जो कि 5%। और फिर कैल्शियम जो कि 3.6% होता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी में तत्वों की मात्रा क्या है। तो संपूर्ण पृथ्वी में सबसे ज़्यादा लोहा पाया जाता है जो कि 35% होता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो कि 30% होता है। फिर सिलिकॉन जो कि 15%, मैग्नीशियम जो कि 13% और निकिल जो कि 2.4% होता है। ठीक है। तो आप इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें आप याद नहीं कर पाते हो तो आप बोल सकते हैं कमेंट में, मैं इनके लिए भी ट्रिक बना दूंगा। ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं 2-4, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वह 5.5 G/cc³ है। और मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होती है वह 1500 किलोमीटर की गहराई से होती है। जो भूकंप की उत्पत्ति है वह कहाँ से होती है? तो 70 किलोमीटर से लेकर 400 किलोमीटर के बीच। और जो ज्वालामुखी है वह लगभग 1500 किलोमीटर से उत्पन्न होता है। और जो पृथ्वी का केंद्र होता है तो पृथ्वी के केंद्र में लोहे की अधिकता के कारण जो चुंबकीय तत्व होता है वह ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। क्योंकि पृथ्वी के केंद्र में सर्वाधिक लोहा होता है और लोहे के कारण इसमें चुंबकीय तत्व अधिक होता है। यहाँ पर हम लोगों ने पृथ्वी की 3 परतें भूपर्पटी, प्रवार और क्रोड को देखा। साथ ही उसमें हम लोगों ने सियाल, नीफे और सीमा को भी देखा था। तो अगर इन 3 नामों की बात करें तो इन 3 नामों को किसने दिया है? तो उनका नाम था स्वेस। स्वेस जो कि एक भूगर्भ शास्त्री थे, उन्होंने ही सियाल, सीमा और नीफे नाम दिया है। ठीक है। और लास्ट बात जो कि आज की वीडियो की है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। तो मैंने आपको इससे पहले भी एक बार बताया कि पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है वह 6371 किलोमीटर होती है, जहाँ पर पृथ्वी का केंद्र स्थित होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित सभी बातों को एक एक करके जाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको दूसरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से बनते थे सभी को हम लोगों ने एक एक करके देख लिया है। तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।